अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कुछ क्रिकेट हो जाए। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच हुआ। बांग्लादेश ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए 45.1 ओवर्स में 204 रन स्कोर किए। और अगर हम बात करें तो उनके 3 प्लेयर्स ने अच्छा खेला, जिसमें लतिन दास थे, शकीब अल हसन थे और मोहम्मदुल्लाह ने 56 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ने 32.3 ओवर्स में 205 रन स्कोर किए। 3 खिलाड़ी उनके आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक ने 68 रन स्कोर किए। फ़खर जमान ने आज कमबैक किया, बहुत ज़बरदस्त 81 रन स्कोर किए, जिसमें 7 छक्के थे। नसीम भाई, आज का मैच काफ़ी कहते हैं ना हम काफ़ी हार शिकस्त के बाद आज हमने फाइनली एक मैच बांग्लादेश से जीत लिया है। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? पाकिस्तान क्रिकेट टीम कंप्लीट टीम दिखाई दी। वन साइडेड मुकाबले के बाद हम मैच जीत गए। हम टॉस हार गए थे, इसके बावजूद देखिए जितने मिसिंग एलिमेंट थे वो हमने काफ़ी हद तक पिछले साउथ अफ्रीका के मैच में कवर होते हुए देखे थे। ऊपर से बॉलिंग एग्रेशन, टीम के इंटेंशन, ये सारी चीज़ें हमने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच में देखी थी। और अनफॉर्चुनेट था वो मैच, हम हार गए थे। वो एक बॉल का गेम था, एक और उसमें भी हमारी विकेट मिल गई, बेईमानी हो गई हमारे साथ। वो कुदरत हमारे साथ नहीं थी। इस चीज़ का भी जायज़ा लेना चाहिए, कुदरत हमारे साथ उस मैच में क्यों नहीं थी। लेकिन आज आप जिन चीज़ों को मिस कर रहे थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उनमें शहीन अफरीदी का ऊपर से विकेट लेके देना, दरमियान में हारिस रऊफ़ का विकेट लेके देना, किसी स्पिनर का दरमियान में विकेट लेकर देना, वसीम जूनियर 3 विकेट, बहुत और ज़बरदस्त। डेथ ओवर्स में जो वसीम जूनियर ने बॉलिंग की, देखें जिस कॉम्बिनेशन की बाबर आजम बात कर रहे थे बिफोर एशिया कप के, मुझे अपने 16 पता है, अपने 11 पता है, उनके जो 11 थे वो तो कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। उनके प्लान में इमामुल हक और फ़खर जमान ओपनर थे, जिसके साथ उन्होंने स्टार्ट किया। फ़खर नाकाम हुए तो अब्दुल्ला शफीक आए। अब्दुल्ला शफीक हमारी टीम के लिए एक ट्रू इम्पैक्ट प्लेयर मिला, जैसे सऊद शकील मिले वैसे वो मिले। ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का लक था, वरना बहुत सारी चीज़ों में हम और ज़्यादा फ्लॉप हो जाते। तो अब्दुल्ला शफीक का अच्छा इजाफा हुआ। अब एक नया ओपनिंग कॉम्बिनेशन आज हमने देखा। सेंचुरी के जो उनकी पार्टनरशिप थी 128 रन की, वो 21.1 ओवर में थी। हमारे यहाँ पे अगर हम सेंचुरी मोस्टली करते हैं तो 20 ओवर में जाके कर रहे होते हैं। आज हमने 21 ओवर में 128 रन स्कोर किया। हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात कर रहे थे। फिर बाबर आजम की जो फर्स्ट चॉइस थी उसके अंदर शादाब खान और नवाज़ टीम में शामिल थे। आज वो दोनों टीम में नहीं थे। उनकी फ़र्स्ट टीम में हसन अली शामिल थे। आज हसन अली, वसीम जूनियर ने उनसे ज़्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्म किया। देखिए हमारी क्रिकेट के साथ जो सबसे बड़ा मसला रहा, ऊपर की सतह पे तो रहा कि वो चेंज होते रहे चेयरमैन, लेकिन टीम में भी ये हुआ कि नेपाल के ख़िलाफ़ भी वही टीम खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी वही टीम खेल रही है, इंडिया के ख़िलाफ़ भी वही टीम खेल रही है, हॉलैंड के ख़िलाफ़ भी वही टीम सेम खेल रही थी। आप चेक तो करो, हाँ, आपका बेंच पावर क्या है, वो कितना कॉन्फिडेंस दे सकता है। तो जो प्लान लिया आप यहाँ से लेकर गए थे, जिस पर आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, वो तो कम्प्लीटली चेंज हो गया। आज हम जिस टीम के साथ वन साइडेड मुकाबले के बाद जीते, इस टीम में वसीम जूनियर तो नहीं थे, इस टीम में अब्दुल्ला शफीक तो नहीं थे। अब्दुल्ला शफीक तो पहले ही आ गए, लेकिन स्टार्ट की आपकी कॉम्बिनेशन का हिस्सा नहीं थे। तो बहुत गलतियाँ हमारे थिंक टैंक से हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप चेक करें भाई, आप बाकी प्लेयर्स को भी चेक करने की अपॉर्चुनिटी। अच्छा नसीम भाई, आज का भी मैच गो के हम जीत गए और वन साइडेड मैच हमने मारा, लेकिन इसमें 32.3 ओवर्स में ये स्कोर पूरा किया गया। आप नहीं समझते कि इसे थोड़ा जल्दी ख़त्म करना चाहिए था ताकि हमारा रन रेट भी बढ़ता? थोड़ा आज भी हमें वो चीज़ उस तरह नज़र नहीं आई। ठीक है, गो के हमने बहुत अच्छा खेला, लेकिन हमें इस चीज़ को भी जहन में रखना है कि वो बांग्लादेश थी, जैसे आगे और न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड क्योंकि वीक चल रही है। 32.3 ओवर्स में 205 रन, इसे थोड़ा जल्दी भी कर सकते थे। 2 ओवर पहले हम कर सकते थे, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूँगा। मेरे ख्याल शायद हम 3-4 ओवर पहले कर जाते अगर हमारी विकेट नहीं गिरती। जिस अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जिस तरह खेलना शुरू हुए थे, लेकिन आपके पास जब इतनी विकेटें थीं तो आप चार्ज करते हैं। हम अपना आखिरी रन भी ले रहे हैं तो ऐसे रोक के भाग रहे हैं और सिंगल कर रहे हैं। हम मारने के लिए जा रहे हैं और रुक जाते हैं, पीछे विकेटें हैं। आप अगर 2 ओवर बचाओगे, ये 2 ओवर आपको बहुत काम आ सकते हैं। अच्छा नसीम भाई, बाबर का क्या आज 1 डाउन आना बनता था? और बाबर ने भी आज कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। ऑलरेडी उस ओवर में एक छक्का लग चुका था, बाबर ने फिर एक ट्राई किया, कैच आउट हो गया। क्या 1 डाउन आना बनता था? और बाबर ने सिर्फ 9 रन स्कोर किए, 16 बॉलें उन्होंने खेली, तो वो परफॉर्मेंस तो नज़र नहीं आई। देखिए मुझे बाबर की अच्छी चीज़ ये लगी कि बाबर बाउंड्री पे मारते हुए आउट हुए। हम जिस चीज़ को मिस कर रहे थे शहरी भाई, हम चांस ही नहीं ले रहे थे। बाबर क्रीज से निकल के कम से कम मारा तो सही, वो बैट पे पूरा नहीं आया, आउट हो गए। ये हम चांस ही नहीं ले रहे। हमें आज फ़खर ने जो हिटिंग की है वो बाहर आके भी मारा है, बैठ के भी मारा है। और
आप 7 छक्के उन्होंने अपने 50 में 5 छक्के शामिल थे। देखिए 6 रन के महीने क्या होते हैं। मैं फिर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा कि आप 6 रन 6 सिंगल भाग के ले लें, लेकिन जब आप एक छक्का लगा लेते हैं तो अगर आप 2 सिंगल भी लेते हैं तो आपके 8 रन हो जाते हैं, 3 सिंगल ले लेते हैं तो आपके 9 रन हो जाते हैं, वरना अगर आप 6 सिंगल लेते हैं तो आपके 6 रन होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब आप छक्का मारते हैं तो एटलीस्ट प्रेशर बिल्ड होता है, क्राउड का जरा शोर आता है। एक तो आप भी चार्ज होते हैं, टेस्ट मैच वाली फीलिंग आ रही होती है। हाँ, सामने वाली टीम पे तो सारी दुनिया मार रही है। आप देखें तो सही ना, सब किसे। लेकिन आज फखर जमान ने अच्छा कमबैक किया। अब देखना ये है कि न्यूजीलैंड का जो मैच होगा उसमें कैसी परफॉर्मेंस है, क्योंकि आज की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी। आतिफ, बॉलिंग पे अगर हम बात करते हैं, वसीम जूनियर पहले इतना ज़्यादा डिस्कशन में नहीं थे। कहीं हम भी कह रहे थे कि वसीम जूनियर एक सही चॉइस नहीं है, लेकिन अगर हम देखते हैं साउथ अफ्रीका के मैच में और इस मैच में, तो दोनों में वसीम जूनियर एक बहुत अच्छी चॉइस हमें नज़र आए। जी बिल्कुल, जिस तरह वसीम जूनियर को शुरू के मैचेस नहीं खिलाया और आपने वही अपनी टीम अपनी मर्जी की खिलाई, तो यही मैं बात कह रहा था कि आप देखें ट्रू सिलेक्शन करें। जो लड़का परफॉर्म करके आ रहा है, जिसमें एबिलिटी है, आप उसको मौका तो दें। जब आप हर मैच में आप अपनी वही 11 टीम खिलाएंगे तो आप बाकियों को कैसे चेक करेंगे? आपका बेंच पावर पता चले आपकी कहाँ है। तो इसी तरह जब आज इसको मौका मिला है पिछले लास्ट साउथ अफ्रीका में, उसने लास्ट साउथ अफ्रीका वाले मैच में उसने लड़के ओवर लिया था कि यार मैं करूँगा, और उसने करके दिखाया। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और आज भी उसने देखें परफॉर्म किया। तो ये टीम वर्क होता है। जब सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी प्लेयर से परफॉर्म करना और कराना, ये कप्तान के बस में होता है। कि कप्तान चाहे तो वो उसको परफॉर्म करवा भी सकता है, और ना चाहे तो फिर वो कुछ भी कर ले 10 ओवर में। उसको अगर वो ऐसी जगहों पे ओवर्स मिलेंगे तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन आज जिस तरह उसामा मीर एक्सपेंसिव रहे, 10 ओवर में 66 रन, ये थोड़ा सा टेंशन टाइम है हमारे लिए। क्योंकि देखें जिस तरह उन्होंने शुरू में आउट कर लिया था, मेरे हिसाब से ये टीम 150 पे आउट होनी चाहिए थी, जो आज 200 रन करके। अगर 200 भी इन्होंने किए तो आप कम से कम ये कप्तान का माइंड होता है सारा कि यार हमें एवरेज बेहतर करना है, तो हमें थोड़ा जिस तरह अटैक करना है, तो हमें 200 रन जो है वो 20 से 22 ओवर में हमें चेस करने हैं। और जिस तरह आपका स्टार्ट हो गया था, तो ये तो आप मैसेज अंदर करवा सकते थे कि यार या आप भी जा रहे हैं तो इस चीज़ को जेन में रख के जाएंगे, या जो बैट्समैन साथ में खेल रहा है। तो आप वाली बात कि जब उसने एक छक्का मार लिया तो ज़रूरत क्या थी आपको? यार कहीं तो वन साइडेड मैच शो करके दिखाएं कि हमने 1 विकेट पे 200 रन चेस कर लिए, 2 विकेट पे चेस कर लिए, लेकिन ये इंटेंशन नज़र नहीं आई। लेकिन मैं इसको बुरा खेल नहीं कहूँगा आतिफ। आप जब 4 मैच हार के आ रहे होते हैं तो वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पी रहा होता है। एक खौफ पीछे होता है कि आप 4 मैच एक साथ हारे में। नसीब में वो हार तो गए 4 मैच, लेकिन उसमें ये था कि आप एवरेज अपना बेहतर कर सकते थे। आपने जो 30 ओवर में 200 रन किए, आप देखिए कुछ तो बेहतर किया। आपको याद होगा, ये गलती हम पहले भी कर चुके हैं। आप जब लास्ट एशिया कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था, उसमें 190 प्लस का टारगेट चेस करना था। आपने वो टारगेट चेस किया था 39 ओवर्स में जाके, और सब कह रहे थे कि आप इस टारगेट को थोड़ा जल्दी चेस कर लें। उसमें इमामुल हक ने बैटिंग की थी। इमामुल हक ने कोई 70 प्लस रन स्कोर किए थे, लेकिन वो इतनी बॉल्स खेल गए थे। पाकिस्तान 7 विकेट से वो मैच जीता था। आज पाकिस्तान ने उससे ज्यादा हदफ बेटर है 32 ओवर पहले से हम ये कहेंगे कि ये बेहतर है। और फखर ने आज जो परफॉर्मेंस दी है वाकई उन पे फखर है। लेकिन और एक चीज मैं आपको बताऊं, देखें हम जो बेंच पे बैठे हुए प्लेयर्स की बात, अगर ब्रेक लेना है अपने जी, तो बेंच पे बैठे हुए प्लेयर्स की जरूर बात करेंगे ब्रेक के बाद। बिल्कुल जी, यहाँ वक्त ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। ब्रेक से पहले नसीम भाई बात हो रही थी बेंच पे बैठे हुए प्लेयर्स की। आप क्या समझते हैं कि जो बेंच पे बैठे हुए प्लेयर्स हैं इनको मौका मिलना चाहिए? आपने कहा मिलना चाहिए, तो क्या रीज़न क्या है, उससे क्या फ़ायदा क्या होगा? देखिए एक भूख होती है उस प्लेयर के अंदर। जैसे फ़खर जमान को हम बात कर रहे थे एशिया कप में कि आप फ़खर जमान को एटलीस्ट श्रीलंका के मैच में आराम दे दें। जो लास्ट मैच था उसमें भी आपने आराम नहीं दिया। जो टीम अनाउंस हुई थी उसमें फ़खर ड्रॉप थे, अगले दिन इमाम बीमार पड़ गए थे, फ़खर को खिला दिया गया था वो मैच। आप जब किसी को भी रेस्ट देते हैं, वो जब बैठ के सुकून से देखता है ना, तो उसकी एक फीलिंग डिफरेंट होती है। वो अंदर एक भूख आती है। जब मुझे ज़रा ग्राउंड में उतारो वसीम जूनियर इससे पहले परमानेंट टीम का हिस्सा थे, इतने अच्छे यॉर्कर्स नहीं कर रहे थे, लगे रहे नेट में, मेहनत करते रहे, मुझे मौका मिलेगा, अब मैं जाके परफॉर्म करूँगा, ये अच्छा होता है। मोहम्मद शामी जब से आए बेंच पे बैठे हुए थे, वो आके मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेंच पे बैठे हुए प्लेयर को यूटिलाइज हम करते बहुत कम है, ये हमारा एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट। लेकिन नसीम भाई हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम क्या, इस पे सवाल उठा देंगे, हम ही उठा देंगे कि अगर एक परफॉर्मेंस दे रहा है
तो हम बोलेंगे भाई अभी ये सब परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो हम तो किसी को चेंज ही नहीं कर सकते, इस वजह से हम नहीं बिठा रहे, और इसको बिठाएंगे तो इसका मोराल डाउन हो जाएगा, जबकि गलत है, देना चाहिए चांस। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी उसकी बात करेंगे, जो लोगों की साइकोलॉजिकल इशूज आते हैं ये आ जाते हैं फ़ौरन कि नहीं यार ये किसको क्यों बिठाया, इसके पीछे कोई साजिश हो रही है। देखिए सारी दुनिया में अब वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपने खिलाड़ी के आराम का भी ख्याल करें, उसकी जिस्मानी साख्त क्या चल रही हो, कितने, आज भी यही डिस्कशन हो रहा है ना कि हमने लीग में जाने की इजाज़त दे दी थी खिलाड़ियों को, और यही चीज़ ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि हमारे बॉलर्स मोस्टली थके हुए थे। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इसलिए वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेरी भाई इस मामले में जो है वो। लेकिन हमारे यहाँ इसको नेगेटिव ले लेते हैं, इसको क्यों बिठाया, कोई साजिश होगी तभी बिठा दिया। नहीं, आप साजिश ना देखें, आप कहीं तो खिला के चेक करें ना। देख जाहिर है जब तक खिलाएंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें टैलेंट कितना है। वसीम जूनियर को अगर आपने पहले मौका दिया होता, मेरे ख्याल है हसन अली इतने मैच नहीं खेलते। अगर वसीम जूनियर को आपने पहले चेक कर लिया होता, आपने वसीम जूनियर को किसी जगह भी चेक नहीं किया, आप टीम के साथ कैरी कर रहे थे। वसीम जूनियर पे हमें भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अगर पीछे की कारकर्दगी देखेंगे उनकी, लेकिन मैच में देखा वो आज जो जिस तरह की यॉर्कर्स रिवर्स स्विंग करते हुए जूनियर ही समझ रहे थे, उन्होंने तो बड़ा सीनियर वाला गेम खेला। आज खेला, मैं आपको कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी नसीम भाई बहुत प्यारी बॉलिंग थी साउथ अफ्रीका वाले मैच में। बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ वहीं से उन्होंने इम्पैक्ट डाला, और वहाँ साउथ अफ्रीका के मैच में सबसे अच्छी बॉलिंग वसीम जूनियर ने की थी। जो उन्होंने फंसा के गेंद किया था इस हाइट, मजा आ रहा था उनकी बॉलिंग, मजा आ रहा था, एग्रेशन दिखाई दे रहा था, जान लगा रहे थे वो। तो आप जान ना, जब हम फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं कुछ, हमारी कौम में ये चीज़ है कि मैं तो हुई ना टीम में। अच्छा नसीम भाई, एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ ना, कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं। मैंने देखा है प्लेयर्स को जो बेचारे नए आ रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे हमारी फील्ड हो आपकी फील्ड हो। जब तक आपको आपका सीनियर कॉन्फिडेंस नहीं देगा तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं आप पे प्रेशर डाल दूँ ग्राउंड में उतरने से पहले, देख के खेल लेना, सही खेल लेना, तो मैंने आउट ही होना है, मैंने आउट ही होना है। अगर हमारे यहाँ ये चीज़ कहा जाए कि यार तुम खेलो, कोई बात नहीं, बस गेम खेलो, हम बैठे हुए, ये क्या रीज़न है, क्यों हमारे यहाँ जो सीनियर बन गए, सो कॉल्ड सीनियर आप कह लें, वो जो बेचारा नया बंदा टीम में आता है वो भी मेहनत करके आ रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं देता? देखिए इसलिए नहीं देते कि जगह ना खा जाए हमारी। बहुत सारी तहकीकात भी हो रही हैं, हो सकता है ये रीज़न हो कि 8-9 खिलाड़ियों का एक बंच बना हुआ है और वही खिलाड़ी चाहता है कि वही मैचेस खेलता रहे, दूसरे को जगह देंगे वो आ जाएगा तो फिर वो परफॉर्म करके अपनी जगह ले लेगा। जैसे मिसाल के तौर पे जब सरफराज अहमद को हटाया गया था तो उसके बाद 4-5 खिलाड़ी जो है वो एक जगह पे फिर वो मजबूत होते चले गए। रिजवान भी उनमें से एक थे। रिजवान ओडीआई क्रिकेट में 4 नंबर पे बैटिंग करते हैं। 4 नंबर पे रिजवान ने रन्स भी स्कोर किए पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर मैं इसी वर्ल्ड कप की आपको बात कर लेता हूं तो सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स रिजवान ने खेली। 4 नंबर पे एक ऐसे बैटर की ज़रूरत होती है जो स्ट्राइक को रोटेट करे, वो प्रेशर ना आने दे अपनी टीम के ऊपर। सऊद शकील के अंदर ये चीज़ दिखाई देती है। रिजवान संगाकारा नहीं है, एडम गिलक्रिस्ट नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, ये एक बिल्कुल सच्चाई है। अब रिजवान ने रन स्कोर किए, रिजवान ने, लेकिन रिजवान के साथ एक सपोर्ट थी, जैसे सऊद शकील आए, यही बात मैं कह रहा हूं, दरवाजा तोड़ के एंट्री दी है तलामी के लिए माजरत के। रिजवान को तो मैंने देखा है कि उनको तो बहुत सपोर्ट मिली है, उन्हें तो बिल्कुल बेबी की तरह रखा गया था, और प्लेयर्स के साथ ये नहीं होता। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए सऊद शकील वो कहते हैं ना दरवाजा तोड़ के एंट्री दी है उन्होंने। सरफराज अहमद जब टेस्ट में खेले थे, जब बिल्कुल नाकाम हो गए थे रिजवान, तो आप सरफराज को लाए थे, उन्होंने दरवाजा तोड़ के एंट्री दी थी टेस्ट क्रिकेट में, वरना तो सऊद शकील को मौका ही नहीं मिलता। सऊद शकील ने चंद एक ऐसी इम्पैक्टफुल इनिंग खेल दी, और फिर टेस्ट क्रिकेट में जो बैक पे उनकी परफॉर्मेंस थी उसने उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, और उसके बाद जो उन्होंने फिर क्रिकेट खेलना शुरू की तो घूम के नहीं देख रहे। इसी तरीके से कि आप अगर सऊद को 4 नंबर पे लाते हैं, आपने मिचेल सेंटनर को खेलना है अगले ओवर में, और सेंटनर इस वक्त जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, इस वक्त अगर इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर दिखाई दे रहा है तो जडेजा और सेंटनर का मुकाबला दिखाई देता है। जडेजा को अपनी कंडीशन का पता है, अपनी पिचेस का पता है, सेंटनर को भी काफ़ी हद तक पता है। वो आईपीएल भी अच्छा जा रहा है नसीब। आईपीएल में लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात कर रहा हूँ जिसमें हमारे लोग फंसते हैं, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर में 4 नंबर पे सऊद शकील को खिलाने की हमारी कुछ ना कुछ चेंजेस करें। जैसे आपने कहा कि आज बाबर को 3 नंबर पे नहीं आना था, हमने जल्दी ख़त्म करना था, बिल्कुल चांस ले सकते थे। हम यहाँ पे इफ्तिखार को भेज के एक इम्पैक्ट बताते, एक पैगाम देते कि देखो बाबर भी बैठा हुआ है, रिजवान भी बैठा हुआ है, जिसकी ज़रूरत है वो बैटिंग करने के लिए जा रहा है, जो तेज़ खेल सकता था, एक पैगाम देते कि हमारी इंटेंशन क्या है। अच्छा, हम
फंस रहे हैं स्पिनर्स पे आके। हमने जब एशिया कप हो रहा था उस वक्त बड़े प्लेयर्स के नाम रेकमेंड किए थे, लेकिन ज़ाहिर है हमारी रिकमेंडेशन कौन सुनेगा। आतिफ, अभी कौन से ऐसे स्पिनर्स हैं जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं, ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड से जो हमारा मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बहुत फॉर्म में, और अब हम उन पुरानी मिथ्स पे नहीं चलेंगे कि आज तक तो हम हारे ही नहीं है वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से। तो आपके ख्याल से कौन सा ऐसा है कि जिस पर अभी रिलाई किया जाता है कि वो सबको आजमाया हुआ है? देखिए, अभी जिस तरह आज के मैच में जो टीम खेली है, इसमें 3 फास्ट बॉलर्स हैं आपके सामने, 2 जो हैं हमारा शाहीन है, रऊफ़ है और प्लस वसीम जूनियर है। आज उसामा मीर बहुत एक्सपेंसिव रहे, 10 ओवर में 66 रन। हाँ। ये हम जितना उनको कर रहे थे कि यार ये बेटर होंगे शादाब से, लेकिन शादाब जैसी ही परफॉर्मेंस मैं कैसे कह सकता हूँ कि वैसी चल रही, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र नहीं आया इम्पैक्ट प्लेयर वाली कि मुझे अगर बिठाया, जैसे वसीम जूनियर को नहीं खिलाया, वो आए, उन्होंने आते ही परफॉर्म किया। तो ये चीज़ होती है। अब वो समझ लें आप इसको कि मेरे हिसाब से शादाब को ही अगर देखें, मेरे ख्याल से उसामा मीर, देखिए आज इंजर्ड भी हुआ अगर आपने देखा हो, लेकिन उसके बाद भी उसने बॉलिंग आके की। इंजर्ड तो वो शुरू में हो गया था। मैं क्यों कहता हूँ उसामा मीर? मैं इसलिए कहता हूँ उसामा मीर के शादाब ने जितनी क्रिकेट खेली है वो एक बंच के साथ खेली है। उसामा एंट्री दे रहे दरवाज़ा तोड़ के। आप इस बात को समझे, उसामा के लिए कॉन्फिडेंस बिल्कुल मुख्तलिफ है, और आप उसको 2 मैचों के कॉन्फिडेंस पे तो ना हटाएं। एज ए स्पिनर मैं आपसे पूछता हूँ, मैं एक स्पिनर, मेरा सवाल है, प्लीज जितना जगह से उनका कोई फुल टॉस हो जाता है, ज़ाहिर है जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो आपको पता है एज ए स्पिनर फुल टॉस भी चला जाता है, कोई गेंद पीछे भी चला जाता है, लेकिन जो गेंद उनका जगह पे पड़ रहा है वो क्या शादाब से अच्छा नहीं है? नहीं, वो बात बजाय आपकी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन जब मैंने कल भी आपसे बात की थी कि जब मैंने शादाब को पहली बार देखा था ना, कि या फर्स्ट टाइम जब इसकी एंट्री हुई थी, तो मैंने बिलीव मी कि मुझे एक, मैं खुद एज अ स्पिनर हूँ, तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि यार इसमें वो चीज़ है, अगर ये थोड़ी सी मेहनत करे तो ये बहुत बड़ा स्पिनर बन सकता है, बहुत बड़ा ऑलराउंडर बन सकता है। लेकिन वो मेहनत नहीं की, वो बैटिंग पे ज़्यादा वो कर रहे हैं कि यार मैं शायद बैटिंग ऑलराउंडर बन जाऊँ। उनकी जो कैपेबिलिटी है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो वो बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, बॉलिंग से यहाँ पे नसीम भाई बात आती है, हम देखते हैं इतने सारे हम बॉलर्स को देख रहे हैं, राशिद खान है, एडम जिम्पा है, स्टैनर हैं, ये बड़ी फंसा के गेंद करते हैं, जिसे कहते हैं ना फंसा के अपनी क्रिकेट की ज़बान में। ये हमारे वाले क्यों नहीं इतना फंसा पा रहे? एक तो फुल टॉस दे देते हैं, और वो भी साउथ अफ्रीका और ऐसी टीमों को देते हैं कि उसके बाद बॉल ग्राउंड के बाहर ही दिखती है। तो रीज़न क्या है? मतलब क्या फोकस नहीं है, या आप वाली बात के प्रेशर इतना है उन बेचारों के ऊपर कि भाई जो नए नए आ रहे हैं उनको उतना सपोर्ट नहीं है, बैकअप सपोर्ट नहीं है, तो उनके हाथ से एक आध पड़ी जाती है कि जी फुल टॉस भी दे दो? शरीफ भाई, हम चेक नहीं करते। मैंने आपको कहा ना कि इफ्तिखार अहमद काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती थी आगा सलमान आके बॉल करते थे। इफ्तिखार अहमद ने अगर इकनॉमिकली भी देखेंगे या प्रेशर कंडीशन में आके जो उन्होंने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, ना नवाज कर सके ना शादाब कर सके। जिस तरह की बॉलिंग आके फंसा के करना, जिसको फंसा के आके उन्होंने बॉल किया है, और उन्होंने एक पूरे बॉलर का रोल प्ले किया है जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप यूज़ ही नहीं करते थे, आप आगा सलमान से बॉल कराते थे, मोस्टली बाबर आजम। इफ्तिखार ने आपके 5वें बॉलर की कमी पूरी की है, बहुत अच्छे अंदाज से की है। इसी टीम के साथ जाना चाहिए हमें कोई चेंज नहीं करना चाहिए, मेरी अपनी ज़ाती राय में, इस वजह से कि न्यूजीलैंड के बैटर्स जो है वो बड़े रन्स करने के लिए जाते हैं। तो आपका अगर 5वां बॉलर आपको इफ्तिखार की सूरत में मिल रहा है, खुदा न खास्ता इफ्तिखार को कुछ रन्स पड़ते हैं, तो आगा सलमान की सूरत में एक बैकअप आपके पास मौजूद है। मैं क्यों बार बार कह रहा था कि सऊद शकील अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आप सऊद शकील से करा के तो देखें, हो सकता है आपकी नवाज की कमी पूरी हो जाए एज ए बैटर। और अगर 1-2 छक्के पड़ भी गए तो आगे वालों को भी पढ़ रहे हैं। वैसे एक चीज पे बड़ा अपनी बैटिंग बढ़ा लें। आगा सलमान बैटिंग बढ़ी हुई है, न्यूजीलैंड बड़ा स्कोर करेगा तो आपकी बैटिंग नीचे से बढ़ रही है। एक चीज पे बड़ा अफसोस भी हो रहा था, अभी नजीम भाई बातें कर रहे थे कि एक जमाने में हमारे स्पिनर्स की मिसाल दी जाती थी, सकलैन भाई, मुश्ताक भाई, सईद अजमल, और आज हम स्पिनर ढूंढ रहे होते हैं। तो ये एक बड़े अफसोस की बात है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और इस वर्ल्ड कप में तो हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली रही हैं, लेकिन 2025 तक की हमें जो है ना प्रेडिक्शंस हो रही हैं। मीडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाने में। नसीम भाई, 2025 में होनी है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में। इंडियन मीडिया अभी से शुरू हो गया है कि नहीं जी हम नहीं भेजेंगे, इसको मुंतकिल करो। प्रॉब्लम क्या है? हमने भी तो अपनी टीम भेजी थी, क्या इन्हें प्रॉब्लम क्या? इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? कोई बीमारी फैली हुई है, खसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पता नहीं इंडिया के अभी से मीडिया को ये बात करने की ज़रूरत थी या नहीं थी। अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी तो दरमियान में है, और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तो बहुत दूर है।
अभी से शोषा छोड़ना अब शुरू हो गए कि बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की टीम को नहीं भेजा जाए, और वो अब वेन्यू भी बताना शुरू हो गए कि आप चैंपियंस ट्रॉफी को इमारात में या चैंपियंस ट्रॉफी को श्रीलंका में या बांग्लादेश में मुंतकिल कर दें। वो आईसीसी को सजेशन भी दे रहे हैं। आईसीसी तो खैर वैसे भी क्या करेंगे यहाँ पर, मान लेगी अगर 2025 से पहले इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात पे डिपेंड करता है। मैं आपको अभी कह रहा हूँ ये बहुत ही मुश्किल होगा कि इंडियन टीम अगर यही हालात रहते हैं तो वो पाकिस्तान का विजिट करेगी। ऐसे में हमने अपने 4 मैच करा लिए, ये बहुत बड़ी जीत थी मैं आपको बताऊं, वरना तो शायद वो भी नहीं होते। जेशा साहब तो लग गए थे कि पूरा एशिया कप ही आप तो फिर नसीम भाई ये तो फिर खुली बदमाशी हुई, ये तो फिर कोई बात ही नहीं हुई कि भाई अब आईसीसी को कह दिया कि नहीं यहाँ नहीं अमारात में कर लो तो कहेंगे वहाँ कर लो। फिर एक काम करें चैंपियंस ट्रॉफी वैसी इंडिया भेज दें, हम लोग आपस में खेल लेते हैं। अंपायरिंग देख लें, हाँ आईसीसी की सपोर्ट देख लें, हर चीज़ देख लें आप। आपको ऐसा लगता है कि बीसीसीआई इस वक्त बहुत बड़ी अथॉरिटी है आईसीसी के लिए भी। और फिर सबसे बड़ी चीज़ भी वो आईसीसी तो ये कह के दामन चुरा लेती है भाई ये तो आपकी हुकूमतों का मामला है। हमारी हुकूमत अच्छा जेस्चर था, हमने अगर टीम खेलने के लिए भेजी, आईसीसी का इवेंट था वर्ल्ड कप, हमने बिल्कुल सही किया। लेकिन ये मैं अभी से डाउट है कि इंडियन टीम अगर यही हालात रहे, इसी तरीके से सोच रही नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत की और जो इस वक्त का रवैया है, तो मुझे नहीं लगता कि 2025 में पाकिस्तान प्रॉपर मेज़बानी कर पाएगा। हमारी अपनी कितनी गलती है इसमें? गलती हम देख लें, हमारे चेयरमैन जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, हमारा अपना एक मौक़िफ़ नहीं होता, हमारा स्टैंड नहीं होता, हम फ़ौरन सरेंडर कर देते हैं। हमारी भी तो गलती है ना फिर नसीम भाई। देखिए एशिया, अब आप देखिए ना, ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए गए। ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सबसे बड़ी सीट है उस पर वो बैठे हुए। एक मरतबा आईसीसी के कैमरे ने नहीं दिखाया है उन्हें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कैमरे ने भी नहीं दिखाया। नजमुल हसन जो नजमुल हसन पहुँचे अपने लोगों के साथ, आज कैमरे ने उनको दिखाया, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं। कहने का मकसद ये है कि हमें लोग बहुत आसान लेना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमारी अपनी कोई कौन जाके बात करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, या कौन लॉबिंग करेगा। देखिए लॉबिंग का भी टाइम अब ख़त्म हो गया। जितना पैसे का रेल फेल अब आ चुका है और जितना बड़ा पैसा इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट की मार्केट में फेंक रहा है, उसके बाद आप कितनी भी लॉबिंग कर लें, ऑस्ट्रेलिया से कोई भी लॉबिंग कर ले, एंड ऑफ द डे वो कहेगा जी इंडिया अगर 3 मैच मेरे मुल्क में आके खेल ले तो मुझे तो पता नहीं कितने पैसों का फायदा हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के। यानी कि आईसीसी की हम कहेंगे कि नहीं चलेगी और वही अब ताल्लुकात के ऊपर बात आ जाएगी। लेकिन एक बड़ी गलत बात है और इंडियन मीडिया को उतना बुग़्ज़ नहीं दिखाना चाहिए भाई। कुछ अच्छे जस्टर भी दो, आप लोग भी आओ कभी खेलो हमारे साथ, फिर हम उस पर बात करेंगे। कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड का हारना बहुत ज़रूरी है। अब हम उस पर आ गए। अगर न्यूजीलैंड की आवाम समझ रही हो, वैसे तो उर्दू उनको नहीं समझ आती होगी, लेकिन अगर उनको कोई बता देगा कि हम ये बातें कर रहे हैं तो वो भी हमें कहेंगे यार क्या बातें करो। न्यूजीलैंड का हारना बहुत ज़रूरी है कल का मैच, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, अब एक ये आखिरी रास्ता रह गया हमारे पास कि अगर न्यूजीलैंड कोई अपसेट होते हैं 2-3 मैचों में तो हम क्वालिफाई शायद कर जाएंगे सही फाइनल के लिए। तो कल का मैच बहुत ज़रूरी है कि न्यूजीलैंड हारे। साउथ अफ्रीका मेरी बेस्ट टीम है वैसे भी, तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह कल साउथ अफ्रीका आपकी बेस्ट टीम है जो है ना वो हमेशा फंसवाती हैं। नसीम भाई आप क्या समझते हैं कि इस वक्त में किस तरह हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे? ये लोग बहुत कह रहे हैं कि यार आप खुल के नहीं बताते, खुल के बताएं कि कितने मैच न्यूजीलैंड हारेगा, सारे हम जीतेंगे, तो किस तरह हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, ज़रा खुल के बताएं। न्यूजीलैंड की टीम अपने 3 मैच हार जाए, पाकिस्तान अपने अगले 2 मैच जीत जाए। न्यूजीलैंड का 1 मैच पाकिस्तान से, 1 साउथ अफ्रीका, तीसरा किससे? एक और अफगानिस्तान से उनका मैच है, तो वो तीनों हार जाएं। अगर वो एक भी जीत जाते हैं, पाकिस्तान अपने दोनों जीतता है तो रन रेट काउंट होगा। सेम सिनेरियो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने बाकी मैचेस हार जाए और पाकिस्तान जीत जाए तो पाकिस्तान पहुंच सकता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 भी हार जाए और पाकिस्तान फिर रन रेट पे जाके फाइट 2 भी हार जाए तो एटलीस्ट कम से कम या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया 2 मैच तो हारने होंगे और हमें अपने दोनों मैच जीतने होंगे, फिर जाके रन रेट पे बात आ रही है। ज़्यादा बेहतर है कि न्यूजीलैंड तीनों ही मैच हार जाए। वैसे लेकिन एक अफगानिस्तान से भी तो है उनका, ज़ाहिर है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है न्यूजीलैंड। अब अफगानिस्तान लेकिन अफगानिस्तान की टीम ऑन अ डे सरप्राइज कर सकती है और अफगानिस्तान की टीम देखें सेमीफाइनल के कंटेंशन में, आप उनको निकाल नहीं सकते हैं। वो हमसे 1 मैच कम भी खेले हुए हैं और उनके पॉइंट्स हमारे बराबर ही हैं। वो रन रेट की वजह से हमसे नीचे हैं, वरना तो अफगानिस्तान की टीम जो है वो पॉइंट टेबल पे हमारी ही हम पल्ला दिखाई दे रही है, तो वो भी एफर्ट करेंगे। आपको याद होगा पिछला वर्ल्ड T20 के जहां पर पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे से हार गई, फिर वो कोहली की इनिंग थी जो हारिस रऊफ को छक्के मारे थे, वो मैच भी हम लूज कर गए थे।
उसके बाद सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ज़रूरी था कि डच टीम जो है वो साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे, और उसके लिए ये था। उसी दिन पाकिस्तान का भी मैच था, तो लोग पहले मैच सुबह सुबह शुरू हुआ फजर के टाइम पे, तो लोग सुबह सुबह उठ के बैठ गए थे नेदरलैंड का और उसके साथ साउथ अफ्रीका का मैच देखने के लिए कि अगर नेदरलैंड हराता है साउथ अफ्रीका तो अपना मैच देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। तो एक इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया था पूरी कौम का कि किसी तरीके से आज नेदरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा दे, और ऐसा ही हो गया था। अगला मैच पाकिस्तान जीता और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया था। तो ऐसी ही कुछ दुआएं हमें करनी पड़ेंगी। न्यूजीलैंड के साथ चंद लाख की आबादी है, अब 25 करोड़ की दुआएं भी उनके साथ हैं। हाँ, ये है कि भाई अब दुआएं कि वो करें हार आप जाए। लोग कि अगर न्यूजीलैंड मैच हारेगा और वो फिर कह रहे हैं तीनों हारेगा जिसमें से एक अफगानिस्तान के साथ भी है, तो फिर पता चलेगा कल का मैच इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। नसीम भाई, हमारा सैटरडे को मैच है गालिबन न्यूजीलैंड के साथ, और मेंटल प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो ज़ाहिर मेंटल प्रेशर तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे ऊपर है, क्योंकि बांग्लादेश आज वीक टीम थी, कमबैक हुआ है फ़खर का, ये एक अच्छा पॉइंट है। मकबूल बाबरी साहब, इनका पहले बड़ा जिक्र आ रहा था, क्या ये कुछ फ्रूटफुल साबित होंगे टीम की काउंसलिंग करने के लिए? कुछ इनकी रिपोर्टें हैं आपके पास कि वो ज़ाहिर एक साइकेट्रिस्ट साथ गए हैं तो कुछ काउंसलिंग कर रहे हैं वो टीम की? देखिए, मकबूल बाबरी साहब अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए अपॉइंट हुए थे और वहाँ पे पाकिस्तान क्लीन स्वीप कर गया। उसके बाद ज़का अशरफ साहब के पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद ही नहीं था कि वो उनको कंटिन्यू करें। 25 लाख रुपए पे उनका मुआहदा तय पाया था 6 हफ्तों के लिए। अरे वाह! और वो इंडिया में मौजूद है। मेरी इतलात के मुताबिक वो चाहते हैं कि खिलाड़ी उनसे लेक्चर लें, लेकिन कोई खिलाड़ी भी जो है वो उनको ये समझ नहीं पा रहा कि मेरे ख्याल है शायद आजकल खिलाड़ी उनको लेक्चर दे रहे होंगे। हमारे देखें, एक बड़े ज़बरदस्त किस्म का एक खिलाड़ी ने जुमला कहा था। उसने कहा कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के लिए ऐसे साइकेट्रिस्ट रखा गया था। उन्होंने कहा यार माहिर नफ्सियात जो है वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अब तरबियत देंगे। तो एक क्रिकेटर ने जुमला कहा था, उसके बाद माहिर नफ्सियात का इलाज कौन करेगा? तो ये हमारी क्रिकेट टीम जो है ना वो किसी खिलाड़ी ने मेरी इत्तेफाक के मुताबिक लेक्चर नहीं लेते। जब ये चीज़ ऑब्वियस हुई भी है कि हमारे प्लेयर्स ने नहीं माहिर नफ्सियात के पास जाना या नहीं सुनना, तो फिर बेचारे को अपॉइंट क्यों किया उनको? वो कैमरे में दिखाया भी था उनको, ये होते ही उनको दिखाया था एक दफ़ा कैमरे में, मैंने देखा है उनको, सफ़ेद उनके बाल हैं मकबूल बाबरी साहब के, कैमरे में दिखाया। अंदाज तो उनका पूरा साइकेट्रिस्ट वाला है, अगर आप देखेंगे तो फिर एक डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी उन्होंने बनाई है। शायद खिलाड़ी इसलिए तो नहीं जा रहे। नहीं, तो ये क्या रीज़न है? क्या ज़बरदस्ती होता है? हर टीम रखती है या सिर्फ हमारी ही नहीं रखा, या और लोग भी रखते हैं? आजकल मॉडर्न डे में शरीफ भाई इतनी क्रिकेट बढ़ गई है कि इस तरह की चीज़ें सारी टीमें करती हैं। आप साइकोलॉजिकल अपनी टीम को उठा के रखने के लिए कुछ मेंटोर, हमारे वाले करवाए नहीं, तो उनसे सेशन ही नहीं ले रहे, फ़ायदा क्या? भी हमारे सारे ही मेंटोर हैं, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है? वो अपने अंदर सारे खिलाड़ी मेंटोर हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है। फिर ज़ाहिर जब सारे मेंटोर होंगे तो फिर साइकेट्रिस्ट की क्या ज़रूरत है? अच्छा नसीम भाई, वैसे एक ऐसी सहन में सवाल आया, मैंने कहा चलें पूछ लें आपसे। आपने शुरू में भी कहा था, हमने भी देखा कि पाकिस्तान टीम में दोस्ती यारियाँ बहुत होती हैं, वो उसका दोस्त है उसको चांस मिल रहा है, वो उसका दोस्त है। उमर अकमल को चांस क्यों नहीं मिला फिर? वो तो बाबर के मैंने सुना है कज़न है, तो क्या वहाँ दोस्ती यारी नहीं हो रही? दोस्ती यारी वैसे जो मैं सुनता हूँ, मुझे एक फैमिली तो उनकी है, लेकिन शायद आपस के रिलेशन उनके ठीक भी हैं। क्रिकेटिंग मामलात में नहीं है शायद इतने अच्छे रिलेशन। क्रिकेटिंग में मैदान की वो फैमिली हैं, मिलते भी हैं, दोस्त भी हैं, एक दूसरे का एहतराम भी है। लेकिन मैंने जितना कामरान अकमल को बाबर के हवाले से बोलते हुए देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा नहीं है। फिर उमर अकमल की परफॉर्मेंस पैचेस में अच्छी थी। उमर अकमल ने कभी किसी एक मैच में आके परफॉर्म कर दिया। उमर जैसा टैलेंट ज़ाया होना तो किसी भी मुल्क की बदकिस्मती है। जितना वो चारों तरफ खेलने की सलाहियत रखते थे, जितना खूबसूरत और बहादुरी के साथ वो खेलते थे, आजकल जो इम्पैक्ट प्लेयर हम 4, 5, 6 नंबर पे मिस कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि ये दोनों भाई पहले आ गए थे, इन्होंने बाबर को सपोर्ट ना किया, बाबर कह रहा हूँ मैं नहीं करूँगा, ऐसा तो नहीं है? ऐसी मैं सोच रहा हूँ भाई। हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं है। ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। हाँ, ये मैंने भी ऐसी बात कही है, मैंने कुछ नहीं कहा भाई। उमर अकमल प्लेयर अच्छे हैं, ये ऐसी एक सवाल आया था तो हमने पूछ लिया था। बहरहाल जी, कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान कौन से दुआएं करूंगा, जैसे कल मैंने कहा था दुआएं करें, इसी तरह आज भी कहूँगा दुआएं करें कि न्यूजीलैंड हार जाए। वैसे तो बहुत बुरी बात है कि हम किसी के हारने की दुआएं कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मुहिब वतन पाकिस्तानी, हम चाहेंगे कि हमारी टीम सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले और जीत के आए। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।